नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी के संग शो करता हूं तो मैंने अभय दुबे जी से कहा कि ये कांग्रेस की ये बात ठीक नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाई को थोड़ा प्रमोशन वमोशन दिला दिया, गलत तरीके से नौकरी दिला दी, नौकरी में प्रमोशन दिला दिया, इसमें इतना बड़ा गुनाह क्या है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुछ नौकरियां निकली थी, विधानसभा अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, अफसरों सबने अपने भाई भतीजे को लगवा दिया। शिकायत हुई, जांच तो सीबीआई जांच ना हो जाए तो सरकार उल्टी खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट तो चली गई, सीबीआई जांच ना हो जाए तो सबने एडजस्ट किया ना। पूरे देश में विधायक, मंत्री अपने भाई को, भतीजे को, बेटे को एडजस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अगर अपने भाई के लिए गलत तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर लिया तो इसमें इतना बेदखनी की बात क्या है? आप बताइए। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि जब धामी को लग गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लग गया कि अब सरकार चली जाएगी, तो याद आई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करा दो। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार है? एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा क्या होता है, ये उत्तराखंड में दिख रहा है। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार शायद उत्तराखंड में कभी नहीं आई होगी। राजनीति के तमाम बिंदु पर मैंने अभय दुबे जी से बहुत अच्छी बातचीत की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं आमतौर पर कांग्रेस के ट्वीट की इतनी आलोचना नहीं करता हूं जितनी आज मुझे कांग्रेस के ट्वीट को देख के बुरा लग रहा है। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताऊंगा क्यों बुरा लगता है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि पंकज मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं। उनका नाम हमें इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें टेबल फाइनल करने के लिए नियुक्त किया गया था। सर्कुलर में उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस बारे में सारी जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री के परिवार से आने वाला व्यक्ति अगर किसी काम में एक्सपर्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मामले में पंकज मोदी एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में साल 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पर ज्वाइन किया था और उनके साथ का कोई भी अधिकारी क्लास 1 अधिकारी नहीं बन पाया। यहाँ तक कि कई सीनियर अधिकारी जो एसटी कैटेगरी से आते थे वो भी क्लास 1 के अधिकारी नहीं बन पाए, लेकिन पंकज मोदी क्लास 1 के अधिकारी बन गए। इस पूरे मामले में सारे मसला अनुभव का था, जिसमें पंकज मोदी को बिना अनुभव क्लास 2 से क्लास 1 पर प्रमोशन दे दिया गया। रिटायरमेंट के बाद पंकज मोदी को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट किया गया। वर्षों तक उस पद को नहीं भरा गया। आखिर में जब विरोध हुआ, अधिकारी हाईकोर्ट जाने की बात करने लगे, तब पंकज मोदी ने ये पद छोड़ा। पंकज मोदी ने जब रीअपॉइंटमेंट का पद छोड़ा तो भारत सरकार ने उन्हें टेबलो एक्सपर्ट बना दिया और अब तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कांग्रेस के शक्ति गहलोत ने ट्वीट किया। अब देखिए कितनी खराब बात है कांग्रेस की। तमाम जगह ऐसे है कि भाई भतीजा करते करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जगह नौकरी निकली तो सारे सचिवालय के अफसरों ने, मंत्रियों ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, सबने अपने भाई भतीजे को नौकरी दे दी। मामला सीबीआई की जांच तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार उल्टी खड़ी हो गई, जांच ना हो जाए सीबीआई की गई। तो भाई इतने मंत्री हैं, इतने नेता हैं, हर अपने भाई भतीजे को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने एक अपने भाई को थोड़ा सा क्लास 3 से सीधा क्लास 1 में कर दिया तो इतना बुरा गुनाह है कि कांग्रेस डंडा लेकर उनके पीछे पड़ गई। प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना कर रही है, अब वो कुछ नहीं करते मान लो तो एक अपने भाई को तो एडजस्ट कर सकते हैं। कांग्रेस का एक कदम ठीक नहीं है ना? क्यों कर रही है कांग्रेस ऐसा? देखिए, बात आप कुछ जो आप कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, यानी एक्स पे कांग्रेस ने जो पोस्ट डाली है, आप थोड़ा उसको व्यंग्यात्मक टोन में अपनी जो कि आपकी बड़ी दिलचस्प और लोकप्रिय टोन है, आप उसमें कह रहे हैं इस बात को। देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा जाता है? खुद नरेंद्र मोदी अपने बारे में क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी अपने बारे में कहते हैं कि वो फकीर आदमी हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उस दिन राजनीति छोड़कर झोला लेके चल देंगे, भिक्षा मांग के गुजारा कर लेंगे। वो कई बार पब्लिक से ये भी कह चुके हैं कि वो तो पहले भीख मांगते थे, वो चाय बेचते थे। इस तरह की बातें वो लगातार जनता के बीच में करते रहते हैं और वो बताते हैं कि वो बहुत ही साधारण घर के हैं। गरीब आदमी के लड़के हैं, चाय बेचने वाले के लड़के हैं, उन्होंने भी बचपन में चाय बेची है और पता नहीं क्या-क्या बातें वो बना के बेचते हैं। कहीं किसी भी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ कहते हैं उन लोगों से उनका पुराना संबंध है, वगैरह-वगैरह इस तरह की बातें वो बोलते रहते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात जो उनकी निगाह में अपने लिए है, जिसको वो बार-बार बोलते हैं, वो ये है कि वो फ़कीर आदमी है। मैं बार-बार कहता हूँ, जो फ़कीर होता है, उसका अपने परिवार से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिन मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जो भाई-भतीजा बात करते हैं, अपने भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं,
नौकरियों में आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस धंधे में आगे बढ़ाते हैं, वो लोग नहीं कहते कि वो फकीर आदमी है, वो घर गृहस्थ हैं। मोदी जी जितने फकीर आदमी है, उन्होंने पत्नी को ही छोड़ दिया था अपनी। शुरुआती दौर के बाद में उन्होंने पत्नी से कोई ताल्लुक नहीं रखा। फिर इधर-उधर वो भटकते रहे। वो किस तरह इधर-उधर भटकते रहे, इसका एक चर्चा कपिल मिश्रा ने अपने भाषण में किया है, जो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने दिया। तो जब जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और ऐसा माना जाता है कि वो लोकप्रिय भी हैं, उनकी बात जनता मानती भी है, उनके कहने पे जनता ने ताली बजाई, उनके कहने पे जनता ने थाली बजाई, तो फिर और वो फकीर आदमी है। मैं तो भूल नहीं पाता हूँ जब भी कोई बात आती है कि मोदी जी कहते हैं कि वो फकीर आदमी है। तो ऐसा फकीर व्यक्ति जो है, उसके भाई को उनके प्रधानमंत्री होने के नाते लाभ क्यों मिल रहा है? सवाल इस बात का। और वो उस लाभ के ऊपर आपत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो मौन हैं और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो मौन स्वीकृति लक्षणम। चुप्पी का मतलब ये है कि आप चुप रहकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, नरेंद्र मोदी का दबदबा है और कोई पार्टी चुनाव जीतती नहीं है, इसलिए गुजरात में कोई कुछ कहता नहीं है। अब वहां कांग्रेस के एक नेता की तरफ से ये एक्स पे पोस्ट लिख दी गई और पूरा जो डिटेल है पूरा सामने आ गया कि आपने पहले तो जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी था, उसको आपने प्रथम श्रेणी का कर्मचारी बनाया। उसके बाद में उसको फिर रिटायरमेंट के बाद उसको फिर उसको एक पद दिया उसको, एक ऐसा पद दिया जिस पद पे उसकी कोई दावेदारी नहीं थी और किसी किस्म की कोई विशेषज्ञता नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था उनको उस पद का। ऐसा नहीं उस पद के एक्सपर्ट हो वो, वहां पे दिया। लंबे अरसे तक किसी ने उस पद को भरा नहीं गया ताकि वो उस पद के ऊपर बने रहें। तो मतलब ये जो पूरी ये कहने के लिए एक व्यक्ति की बात है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल किस तरीके से छोटे-छोटे, बड़े-बड़े स्कैंडलों से भरा हुआ है। ये भी अपने आप में एक स्कैंडल है। ये अपने आप में स्कैंडल क्यों नहीं है? क्या स्कैंडल वही होता है इसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जाए? जनता के पैसे पर सरकार में किसी भी व्यक्ति को जो तनख्वाह मिलती है, वो पब्लिक टैक्स पेयर्स करदाताओं का पैसा होता है। गुजरात के करदाताओं के पैसे पर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रथम श्रेणी की नियुक्ति के अयोग्य था, उसको वहां पे इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री का भाई था। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद भी उसको तनख्वाह मिलती रहे, सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए इसको टेबल्यू ऑफिसर बना दिया गया और उसके बाद लगातार उस पद पर बनाए रखा गया, किसी अन्य व्यक्ति को उसको नियुक्त नहीं किया गया। तो ये बात तो किसी फकीर को शोभा नहीं देती, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ निजी तौर पर जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, प्रधानमंत्री के अभी तक केवल 3 संबंधी हम लोगों के सामने आए हैं। उसमें एक संबंधी ये है पंकज मोदी, दूसरे संबंधी हैं उनकी पत्नी जो उनकी परित्यक्ता हैं, ऐसी और स्त्री को परित्यक्ता कहा जाएगा उनको। अच्छा, और तीसरी थी उनकी मां। नरेंद्र मोदी की जो जीवन शैली है, वो उनके तीनों संबंधियों को विवाद में खींच लाई है। अपनी मां से जब वो मिलने जाते थे तो उसको बहुत बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी बना दिया करते थे। यहां तक कि बिहार के चुनाव में उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाने का उनको कोशिश की अपनी मां को। फिर आप देखिए उन्होंने उनके भाई का क्या स्थिति है, ये आपने देख ही लिया है। और उनकी पत्नी, उनकी चर्चा होती रहती है, वो एक तरह से पृष्ठभूमि में रहती हैं हमेशा। शायद ही उनकी कहीं कोई तस्वीर भी आती हो, लेकिन उनकी हमेशा एक भारतीय राजनीति में एक अंतर्धारा की तरह उनकी चर्चा होती रहती है। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह के फकीर हैं, जिस तरह के प्रधानमंत्री हैं, ये सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये किस तरह की हस्ती है भाई, जो हम लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही है और अच्छा, तरह-तरह की लफाजियां करके, तरह-तरह के नैरेटिव चला के जो है वो काबिज है पूरे के पूरे देश के ऊपर लगातार। और जब उसकी असली जिंदगी की हम परत उठा के देखते हैं तो उसमें ये 3 हस्तियां मिलती हैं उसके जीवन से जुड़ी हुई।
अच्छा, अब अगर ना भी करें आप प्रधानमंत्री जी की, आप इतनी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, खराब बात है आपकी ये, मैं तो ये नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ। उनकी कई मामलों में तारीफ करता हूँ। नहीं, 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 ये बात नहीं। मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी, जहां तक राजनीतिक चतुराई का सवाल है, उनका कोई सानी नहीं है नरेंद्र मोदी का। ये मैं प्रशंसा के भाई, अगर ये कहा जाए कि देश के सबसे चतुर राजनेता हैं, तो क्या ये उनकी प्रशंसा नहीं है? ये तो तारीफ है, हाँ, भेष बदलने में उनका कोई जवाब नहीं है। ये भी तारीफ है। जहां जाते हैं वहां का भेष रख के जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। हम्म, हमेशा कभी तमिल हो जाते हैं, कभी नागा हो जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, पगड़ी पहन के तस्वीर, सिख हाथ जोड़े हुए, उनके कितने विज्ञापन पगड़ी पहन के उनके, वो साथ में मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में उनका पगड़ी पहन के विज्ञापन तो यहाँ 50-60 बार मैं देख चुका हूँ। मतलब कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं। हाँ, कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर बन जाते हैं। तो वो तो आप भेष बदलने में भी उनका कोई जवाब नहीं है। तीसरे, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, धारा प्रवाह हाँ, देते हैं, ये थकते बात नहीं सही है है। भाषण देते हुए। इतनी उम्र में भी ठग सकते नहीं है, ये हाँ, बात भी सही है। थकते नहीं है। दूसरे, चुनाव प्रचार करने में उनको बहुत मजा आता है। हम्म, चुनाव प्रचार करने में उनके बारे में कहा जाता है कि अगर प्रदेश की इकाई कहे कि साहब दो रैली कीजिए, तो मोदी जी कहते नहीं, मैं 5 रैलियां करूंगा। चुनाव प्रचार में जब कभी उनका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है और वो वहां पहुंच नहीं पाते किसी वजह से, या मौसम खराब होने की वजह से विमान उतर नहीं पाता है, तो वो ऑनलाइन संबोधित करते हैं रैलियों को। हम्म। अच्छा, लगातार उनका दिमाग इस बात पे सोचता रहता है कि कैसे फर्जी नैरेटिव चलाएं। इतने फर्जी नैरेटिव 11 साल में इस व्यक्ति ने तैयार किए हैं, इतने फर्जी नैरेटिव इस व्यक्ति ने तैयार किए हैं कि वो विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। ये अब कभी आपने गिनेस बुक में इस तरह का कोई श्रेणी नहीं है गिनेस बुक में कि फर्जी नैरेटिव बनाने का गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक लेकिन एक बात है, आप मोदी जी के अलावा बीजेपी देखिए, तो आपको बीजेपी तो ठीक पार्टी लगती है ना? कोई जैसे अखिलेश यादव के परिवार की, समाजवाद की परिवार की आरोप लगाती थी बीजेपी, लालू यादव के परिवार की आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद से अछूती है ना? वहां तो कोई परिवार का व्यक्ति नेताजी में नहीं है ना? ऐसा लगता है क्या आपको? भाई, ये बात, अगर पंकज मोदी को नरेंद्र मोदी सरकारी नौकरी से निकाल कर राज्यसभा में ले जाते और उसके बाद फिर वो किसी राज्य के राज्यपाल वगैरह हो जाते या कुछ और हो जाते, तो फिर परिवारवाद का आरोप उन पर लग सकता था। लेकिन उन्होंने राजनीति में नहीं लाए उनको, वो उन्हें सरकारी नौकरी में ही बढ़ावा दिलवाते रहे उसको। ठीक बात। और बाकी कोई है नहीं बीजेपी में शायद, है। बाकी कोई और है जहां नहीं, तक, अनुराग ठाकुर, हाँ, अनुराग जहां तक, ठाकुर हाँ, लाइन लगी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसके ऊपर तो हम लोग एक कार्यक्रम भी एक बार कर चुके हैं, अभी नहीं, थोड़े पहले की पुरानी बात है। शुरू शुरू में हम लोगों ने आपके साथ कार्यक्रम करना शुरू किया था, मैंने, तब हम लोगों ने इस पे, मुझे याद है, इस पे कार्यक्रम किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक परिवार कौन कौन से हैं। यहाँ दो तक तीन के दर्जन दो तीन भाजपा के, दर्जन नाम लिया, दो तीन हाँ, दर्जन नाम याद आ गए थे कि हाँ, परिवार बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और गजब। हाँ, तो बहुत भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद से भरी हुई है। जब टिकट बढ़ते हैं तब आप देखिए किन के नाते रिश्तेदारों को टिकट दिया जाता है। यहाँ तो हालत ये है कि भाजपा कोई बड़ा नेता है, वो भ्रष्टाचार में अगर पकड़ जाए तो उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। ये बात तो क्या सही है, हुआ भाई? उदारवादी, उदारवादी ब्रजभूषण पार्टी है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जब यौन शोषण के मामले में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है इस वक्त, है, चार्जबार सब फ्रेम हो चुके हैं, जमानत पे छूटे हुए हैं, तब उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। अच्छा, वो हम लोगों की बातचीत में अगर ट्रम्प चर्चा ना आए तो मजा नहीं आता बातचीत में। नहीं, नहीं, वो तो बहुत आवश्यक है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत के साथ डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा फोन ना करना इसकी वजह थी। लुटने के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी खुद उनसे बात करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रंप ने इसे ईगो पर ले लिया और फिर भारत के जो रूस का हुआ उसके बाद में 50% टेल कर दिया गया और अभी भी कई सारी ट्रेड डील अधर में है। मोदी जी फोन कर लेते ट्रंप को, क्या समस्या है? वैसे उन्होंने इन्विटेशन में भी जाने को कहा था, प्लीज मुझे बुला लीजिए, प्लीज मुझे वाणिज्य बुला मंत्री लीजिए। महोदय का जो जो ट्वीट है, यानी एक्स पे उनकी जो पोस्टिंग है, इसके अंदर एक चीज गायब है और आप भी समझ रहे हैं क्या चीज गायब है। वो आप कह नहीं रहे हैं क्योंकि आप मोदी जी का लिहाज करते हैं। आप उसका, जी 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 जी, मैं मोदी जी चाहता का हूँ आप लिहाज, कह दो, मैं चाहता हूँ आप कह दो। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लिहाज मैं मोदी जी का लिहाज करता हूँ, फिर इसलिए मैं फिर भी
दबे स्वर में अपनी बात कहूंगा, जो मेरी आदत नहीं है दबे स्वर में बोलने की, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। देखिए, जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने वो सीन देखा है कि ज़ेलेंस्की सामने बैठे हुए हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति बैठ के ज़ेलेंस्की को जलील कर रहे हैं, मतलब उस वार्तालाप में केवल यही कमी रह गई थी कि ट्रंप ने उठ के चांटा नहीं दिया ज़ेलेंस्की के, और उसने जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की में लात नहीं मारी, बाकी सब काम हो गए वहां पर। अच्छा, उसके बाद से ये लोग बहुत डर गए इधर हिंदुस्तान में। इनको लगा कि ट्रंप से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, पता नहीं कब बंदा बदतमीजी दे दे। उसके बाद में जब सर मे आई सी यू वाला जो कांड हुआ, सर मे आई सी यू वाला, अब तो ये कांड ही मशहूर हो गया है, सर मे आई सी यू, सर मे आई सी यू वाला कांड हुआ, उसके बारे में ये तक कहा जाता है कि काफी देर तक मोदी जी को वहां, एक तो ट्रंप उनका स्वागत करने नहीं आए, बाकी सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने गए, तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, और काफी देर में इनको मिलने का उनसे मौका मिला। ये तक इनको सजेस्ट किया गया कि आप गले गले नहीं मिलेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये बात मानी नहीं, वो झपट के गले से गले लगा लिया उन्होंने ट्रंप को। ये सब हुआ, तो उसके बाद से वो तो किसी तरह वो प्रकरण गुजर गया। मोदी जी को दो डर है, एक तो डर ये है कि ट्रंप बदतमीजी कर सकते हैं, कभी कोई बात बुरी लग गई तो ऐसी बात कर सकते हैं कि फिर जवाब देना उसका मुश्किल हो जाएगा और झगड़ा ही हो जाएगा बहुत बड़ा। वो मोदी जी उस तरह का झगड़ा करना नहीं चाहते। दूसरी बात मोदी जी को लगती है, कभी भी ट्रंप मोदी के सामने ही ये सब बातें कर सकते हैं कि हमने युद्ध विराम कराया, और ये खुद चिरौरी कर रहे थे, मे आई सी यू सर बोल रहे थे, ये सब खुद ही कहना शुरू कर सकते हैं। उस वक्त मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी खुद खड़े होकर जवाब दिया नहीं जाएगा, अंग्रेजी उतनी अच्छी है नहीं, लिख के ले जाते हैं, वो बोलते हैं, धारा प्रवाह रूप से माइक पर खड़े होकर तुर्की बतुर्की जवाब दें, कोई शशि थरूर जैसी अंग्रेजी थोड़ी ना है उनकी। हालांकि मैं मोदी जी की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इसको मोदी जी की मैं कमी नहीं मानता हूँ, हाँ, अंग्रेजी वाला कोई मैं बड़ा वो नहीं। बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि मोदी जी हिंदी और गुजराती बहुत उम्दा बोलते हैं और लगातार बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, उसमें अच्छे कुछ भी उनमें अधिकार है, कम से कम बोलने के मामले में अधिकार है, लिखने के मामले में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बोलने के मामले में उनको अधिकार है। इस व्यक्ति का 2 भारतीय भाषाओं पर अधिकार है, मैं उसको इस मामले में बिल्कुल एकदम योग्य मानता हूँ, पूरे नंबर देता हूँ। तो वो ये सब लेकिन मोदी जी वहां फंस जाएंगे बुरी तरीके से जाकर। तो इन 2 वजह से मोदी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो ट्रंप के चक्कर में, ट्रंप के नजदीक न फटकें। भाई अगर ट्रंप से फोन पे बात करते तो ट्रंप उनको बुला लेते, अब वो सामने बात होती ट्रेड डील के ऊपर, वाणिज्य संधि के ऊपर, वहां फिर मामला फंसता, क्योंकि मोदी ट्रंप का दबाव होता है कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए खोलो, तो कृषि क्षेत्र खोलो, मोदी कृषि क्षेत्र खोल नहीं सकते थे। हिंदुस्तान में आकर पूरी राजनीति उनकी तबाह बर्बाद हो जाती अगर कृषि क्षेत्र खोलते तो वो बहुत बुरी तरह फंसते उसके अंदर। इसलिए मोदी जी ने उनको फोन नहीं किया, और पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव वगैरह ये सब ट्रेड डील के लिए बातचीत करते रहे, और ट्रेड डील आखिरकार नहीं हो पाई, अभी भी लटकी हुई है हवा में। देखिए ये इस पूरी बात की अंतर कथा है। सही बात है, यही कहानी है। उधर अब उत्तराखंड में जब लग गया धामी को कि सरकार चली जाएगी, उत्तराखंड के हजारों लाखों लोग सड़कों पर आ गए, तो कम से कम धामी को समझ में आया कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई तो कुर्सी चली जाएगी। एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का और उस मुख्यमंत्री के नाम भ्रष्टाचार की नई नई गाथाएं लिखने का इतिहास बन गया है। मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की जितनी कथाएं उत्तराखंड में लिखी गई, उससे ज्यादा किसी सीएम का टाइम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब एक एनकाउंटर हुआ है त्यागी का, मुझे पता नहीं है, लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए उसके पास थे, उस चक्कर में रुपए को हत्याने के चक्कर में वो एनकाउंटर हुआ, उसकी फाइलें खुल गई, तो उत्तराखंड का ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आएगा। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 साल तक सरकार जिस तरह बेशर्मी का परिचय देती रही, और आज जब हजारों लोग सड़कों पे आ गए उत्तराखंड में, महिलाएं, बीजेपी की मंडल निर्देश ने कहा बीजेपी यहाँ थू, ऐसी बातें महिलाएं करने लगी, हंसिया हाथ में लेके कहने लगी आओ हम देते तुम्हें सर्विस कैसे होती है। तब सरकार को लगा सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन अभय जी, एक बेशर्मी का परिचय उत्तराखंड की सरकार ने दिया, एक मासूम बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई। क्या सरकार को अभी भी कुर्सी पे बने रहने का हक है उत्तराखंड में?
देखिए, उत्तराखंड में तो अंकिता भंडारी वाले प्रकरण के बाद में तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही वहां से अपने से मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए था। और मेरी ये समझ में नहीं आती बात, मैं नहीं समझ पाया हूं आज तक इसके पीछे किस प्रकार का मानस है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवृत्ति है कि अपने छोटे से छोटे नेताओं को भी बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। वो रंगे हाथों पकड़े जाएं तब भी दंडित नहीं करते हैं पार्टी के अंदर। कुछ दिन के लिए हो सकता है कि बैकग्राउंड में डाल लें, फिर उसके बाद फिर ले आते हैं निकाल के। कुछ नहीं, उसकी जगह उसकी बीवी को टिकट दे देते हैं, उसके परिवार को बैठा देते हैं। ये भाजपा में एक बड़ी भारी प्रवृत्ति है। जब तक बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि जब लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपने थार जीप गाड़ी से किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को कुचल दिया था, उसके बाद भी उनके पिता को कभी भी उस पद से नहीं हटाया गया। वो लगातार केंद्रीय मंत्री बने रहे। तो ये एक बड़ी विकट प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन और चूंकि इस प्रवृत्ति का पर्याप्त दंड नहीं उनको मिल रहा है, चुनाव में वो हार नहीं रहे हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं इस सबके बावजूद, इसलिए ये प्रवृत्ति लगातार जारी है। अब भाई ये दुष्यंत गौतम ये सब कोई बहुत बड़ी हस्ती थोड़ी ना है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह से भारतीय जनता पार्टी की नेकनामी हुई। मेरा मानना है कि भाजपा की जितनी बदनामी हो सकती है ब्रजभूषण शरण सिंह वाले प्रकरण से हुई। भाजपा की बदनामी, वोटों का भी नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि जाट समाज के ऊपर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ा। वो जाट समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बुरी निगाह से नहीं देखता था उससे पहले, वो भी बुरा असर भी पड़ा। लेकिन उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं छुआ और लगातार दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया कि आप पोस्को से इसको निकालो। पोस्को से निकाला गया, वरना ब्रजभूषण सिंह जेल में होते। उनको जेल नहीं आने दिया गया। उनको सबसे बड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह की सबसे बड़ी सेवा तो ये की गई कि उनको जेल नहीं आने दिया गया, वरना पोस्को से जेल में पड़े होते और जमानत नहीं होती उनकी। लेकिन एक बात है, आप कह रहे हैं कि सबको एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं हुआ। जैसे आपको याद होगा, एक मंत्री थे संघ के संगठन से आए थे, संघ के प्रचारक रहे थे, राघव जी। वो बाथरूम में अपने नौकर के संग अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़े गए थे, कपड़े नहीं थे उनके शरीर पर, और उसके बाद उनको निकाल दिया गया। दोबारा राघव जी को मंत्री शायद बनाया नहीं, देखिए, एडजस्ट नहीं किया उन्होंने। देखिए, ये सब अपवाद हैं। ऐसे तो नूपुर शर्मा को निकाल अभी तक नहीं लाए वापस। वो नूपुर शर्मा के साथ जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के जो प्रवक्ता थे, पूर्व पत्रकार, मैं उन्हें जानता हूं, उनको भी नहीं वापस लाए। ऐसे तो आपको कुछ ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे, लेकिन ये अपवाद हैं। अपवाद ही नियम को साबित करते हैं। ठीक बात, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। मतलब आखिर में चलते बात ममता बनर्जी की हो गई। बंगाल में जो घमासान छिड़ा हुआ है भाई, आज जज साहब के यहाँ हंगामा हो गया। जज साहब ने 14 जनवरी डेट लगा दी, और उसके बाद ईडी ममता जी पे एफआईआर करा रही है, ममता जी ईडी पे करा रही हैं। अब ईडी को 10 बार सोचना तो पड़ेगा बंगाल में चुनाव से पहले रेड करते हुए। इसका नतीजा क्या होगा? मैंने कल भी कहा था आपको, इस प्रकरण में काफी लंबी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आईपैक के ऊपर जो हमला किया है, और ममता बनर्जी ने जिस तरह उसका जवाब दिया है, और फिर जिस तरह राजनीतिक पहलकदमी, मेरा मानना है कि बंगाल में राजनीतिक पहलकदमी अब बीजेपी के हाथ से निकलकर ममता के हाथ में आ गई है। बीजेपी उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही थी। कल भी मैंने कहा था कि 3 कोशिशें बीजेपी ने की। पहला, घुसपैठियों के सवाल पर एसआईआर के जरिए। वो एसआईआर का भी लाभ भाजपा उतना नहीं उठा पाई जितना उत्तर प्रदेश में उसने उठा लिया है एसआईआर का लाभ, या बिहार में जो लाभ उन्होंने उठाया है वो नहीं हो पाया। घुसपैठिया का कार्ड भी नहीं चला। फिर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवाया गया। हुमायूं कबीर की दोस्ती असदुद्दीन ओवैसी से, ये सब जो कराया गया ताकि मुसलमान वोट छितराया जा सके और उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू वोट को उत्साहित किया जा सके, ये चीज वो बात नहीं पकड़ पाई। जिस तरह की उम्मीद थी भाजपा को, वो बात नहीं पकड़ पाई। अब भाजपा ये तीसरा दांव लेके आई कि मनी ट्रेल है साहब आईपैक में, यानी 5 साल पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी आईपैक के मुकाबले, उसमें अब 5 साल बाद मनी ट्रेल चुनाव के पहले ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये इससे बात बन नहीं पाई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 प्रयासों में अभी तक नाकाम रही है, और ममता बनर्जी चुनावी प्रतियोगिता में उससे आगे। देखो, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।